अपन ने डिजिटल पेमेंट के मोड्स पढ़े थे, कौन से पढ़ लिए बच्चों? क्या याद है? 7 मोड्स अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये न्यू मेथड्स हैं डिजिटल पेमेंट के। ट्रेडिशनल बाद में पढ़ेंगे, पहले न्यू पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट न्यू मेथड में अपन पढ़ेंगे दैट इज क्रिप्टो करेंसी। बच्चों क्या होती है क्रिप्टो करेंसी? ये तो ऑलरेडी आता होगा आपको। डिजिटल मनी। इसको गवर्नमेंट इश्यू करता है, नहीं करता? गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे जितना भी एक्सचेंज होता है डिजिटल करेंसी का, वो डिजिटल मीडियम के थ्रू ही होता है। आपके पास हाथ में पैसा नहीं आएगा, जैसे रुपए हाथ में आते हैं, फिजिकल दिखता है। यहाँ कुछ फिजिकल नहीं है, डिजिटल आपके नाम पे पैसा होता है और डिजिटल आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी का कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? वेरी गुड। क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिजिटल करेंसी जो पब्लिक नेटवर्क, बच्चों प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क सेम है या अलग है? क्या मतलब होता है प्राइवेट नेटवर्क का? तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही उसको काम में ले सकते हैं। और पब्लिक नेटवर्क का मतलब क्या होता है? सब लोग कोई भी काम में ले सकता है। इंटरनेट जो होता है वो एक क्या होता है? पब्लिक नेटवर्क होता है। यहाँ कोई गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं करता, पब्लिक नेटवर्क पे ये करेंसी है। यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी काम में लिया जाता है। क्रिप्टोग्राफी मतलब कोडेड, हर चीज कोडेड लैंग्वेज में। सपोज मेरे पास 5 बिटकॉइन है और मेरी डिटेल्स डेटाबेस पे स्टोर्ड है, मतलब ऑनलाइन स्टोर्ड है। तो ये नहीं लिखा हुआ रहेगा ऑनलाइन कि अर्पिता के पास 5 बिटकॉइन है, ऐसा नहीं लिखा हुआ रहेगा। ऐसा लिखा हुआ अगर होगा तो कोई भी हैकर अगर इसको हैक कर लेता है तो उसको देखकर समझ में आ रहा है मेरे पास कितने बिटकॉइन। यहाँ क्या लिखा हुआ रहेगा? अर्पिता ABCDE एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी ऐसे कोई कोड्स में कुछ लिखा हुआ है। अब ABCDE देखकर वो नहीं समझ सकता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। 5 कह रहे हैं, 4 कह रहे हैं, 3 कह रहे हैं, 2 कह रहे हैं, 20 कह रहे हैं, 50 कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ जो भी चीजें स्टोर होती हैं वो कोडेड लैंग्वेज में क्रिप्टोग्राफी के फॉर्म में स्टोर होती हैं। तो भी पेमेंट्स भेजा जाता है, रिसीव किया जाता है, सब कुछ कोडेड लैंग्वेज में काम चलता है, ताकि अगर हैकर हैक भी कर लेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन। क्रिप्टो करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे अपना मनी रुपीज होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जहाँ जिसके पास कितने कॉइन्स हैं वो आप कंप्यूटर के डेटाबेस में स्टोर करते हो यूजिंग स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मतलब कोडेड की लैंग्वेज में उसको अपन स्टोर करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी नाम ही इसलिए डला क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी की फॉर्म में चीजें स्टोर की जाती है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? कोडेड लैंग्वेज में सब कुछ स्टोर किया जाता है, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? क्रिप्टोग्राफी पड़ गया। क्रिप्टोग्राफी में काउंटरफीट करना बहुत मुश्किल है, डबल स्पेंड करना बहुत मुश्किल है। काउंटरफीट का मतलब जो नकली नोट आ जाते हैं, जो जाली नोट आ जाते हैं, आज रुपीज है उसके तो 2000 का भी जाली नोट मार्केट में चल रहा है, उनके जाली नोट बनाए जा सकते हैं। पर यहाँ सब कुछ इतना कोडेड लैंग्वेज में होता है कि उसका डुप्लीकेट वर्जन, उसकी जाली, उसकी फेक करेंसी डेवलप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। एंड उसको कोई डबल स्पेंड भी नहीं कर सकता। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मतलब सबके पास उसके पावर्स हैं, एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो उसको पूरा कंट्रोल कर रही है। यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो उसको पूरा कंट्रोल करती है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी है जहाँ पे कोई फिजिकल कॉइन नहीं होता है, सब कुछ काम ऑनलाइन हो रहा है। तो यूजर क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर कर सकता है ऑनलाइन ही, एक जगह से दूसरी जगह क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर की जा सकती है, आपको बैंक में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी कुछ पेमेंट्स करने के लिए हेल्प की जाती है। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी कौन सी आई थी? बिटकॉइन, जो कब लॉन्च हुई थी? 2009 में। और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है मार्केट में, लाइटकॉइन, पेयरकॉइन, नेम कॉइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या पढ़ा अपन ने? क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी? एक डिजिटल करेंसी है जहां पे सब चीजें क्रिप्टोग्राफी फॉर्म में स्टोर की जाती है। किसके पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर करेंगे। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, सारे पावर्स डिसेंट्रलाइज्ड हैं, सबके पास बटे हुए। यहाँ पे काउंटरफीट करना, उसको नकली बनाना, उसको डबल स्पेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा था।
यहाँ हर चीज क्रिप्टोग्राफी फॉर्मेट में होती है, कोडेड लैंग्वेज में होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्रिप्टो करेंसी पड़ गया। क्योंकि सबका सबका आप ऑनलाइन कर लो तो बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिजिकल कॉइन कोई आपके हाथ में नहीं आएगा। सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी कौन सा था? बिटकॉइन। बहुत सारे आ चुके हैं, जैसे कि एक का नाम याद कर ले। आ गया समझ में? न्यू मेथड्स में क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट जो न्यू मेथड में है दैट इज ई रूपी। सब लिख कर लाए? ई रूपी क्या होता है? देखो मैं पहले वैसे समझा देती हूँ ई रूपी क्या होता है, फिर अपन लैंग्वेज से पढ़ेंगे ये क्या कहता है। ई रूपी क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया डिजिटल पेमेंट का मोड निकाला। इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटली कोई एक जगह से दूसरी जगह वो पैसा भेज सके, इसलिए नया मीडियम निकाला, उसका नाम क्या है? ई। जैसे अपने बच्चों कैश वाउचर्स, गिफ्ट वाउचर्स होते हैं। क्या होते हैं गिफ्ट वाउचर्स, कोई बता सकता है? करो। क्या वो परचेज मैं किसी भी दुकान से कर सकती हूँ, उसी दुकान से कर सकती हूँ? खाली उसी दुकान से खरीद सकती हूँ जिसका गिफ्ट वाउचर। आजकल क्या करता है, जैसे सपोज मुझे, मेरी एक फ्रेंड है नेहा, मुझे क्या देना है? गिफ्ट देना। अब आजकल समझ में ही नहीं आता किसको क्या गिफ्ट दो, सबके पास सब कुछ होता है और सब ये चाहते हैं कुछ दे तो यूजफुल दे, बिना यूज का कुछ नहीं। अब मैंने क्या किया, मैं कोई शॉपर स्टॉप गई, शॉपर स्टॉप पे जहाँ पे कपड़े मिलते हैं वहां पे मैंने 2000 का एक गिफ्ट वाउचर उनसे ले लिया। अब ये गिफ्ट वाउचर 1 महीने के लिए वैलिड है। अब नेहा को मैंने ये गिफ्ट वाउचर 2000 कैश देते हुए मैं अच्छी नहीं लगूंगी उसको, तो मैंने 2000 का ये गिफ्ट वाउचर नेहा को दे दिया। और उसको पता है कि ये 2000 का गिफ्ट वाउचर मुझे कहाँ से मिला? शॉपर स्टॉप से, वो 1 महीने के लिए वैलिड। अब वो सिर्फ और सिर्फ शॉपर स्टॉप में जाकर इसी गिफ्ट वाउचर को रिडीम कर सकती है। वो कोई और अगर कपड़े की दुकान पे जाती है तो उसको वो गिफ्ट वाउचर रिडीम नहीं कर सकती। विद इन द टाइम पीरियड सिर्फ इसी महीने में वो रिडीम कर सकती है, अगले महीने रिडीम करना चाहे तो वो रिडीम भी नहीं कर सकती। मैंने क्योंकि कपड़े का गिफ्ट वाउचर लिया और वो शॉपर स्टॉप जाकर, सपोज मैंने यहाँ पे लिखवा दिया क्लोथ्स फॉर एग्जाम्पल, तो अगर वो शॉपर स्टॉप जाकर कोई फुटवेयर लेना चाहती तो वो फुटवेयर में ये 2000 रुपए उसके माइनस नहीं होंगे। ये 2000 रुपए किस में माइनस होंगे? उसके सिर्फ और सिर्फ कपड़े में माइनस होंगे, क्लोथ्स में आता है। ये कंसेप्ट समझ में आया जो मैंने बोला? यही कंसेप्ट को ऑनलाइन कन्वर्ट कर देना, मीडियम को क्या कह देते हैं? ई रूपी कहते हैं। गवर्नमेंट ने नया मेथड निकाला ताकि जो, अगर उनको किसी को कोई फायदा देने हैं, किसी को कोई पैसा ट्रांसफर करना है, तो पहले तो क्या होता था, बीच में चोरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे। सरकार ने फार्मर्स को पैसा दिया कि आपको ये पैसा है कि आप इससे सिलेंडर खरीद, राशन खरीद, पर बीच में जो नेता वेता होते थे वो सारा पैसा खा जाते थे। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने नया मीडियम निकाल दिया, उसका मीडियम का नाम क्या हो गया? ई रूपी। ई रूपी, सपोज ये पर्सन ए है, गवर्नमेंट को इस बंदे को कोई बेनिफिशियरी को कोई बेनिफिट्स देने हैं। इसको गवर्नमेंट को देना है कि आपको अगर वैक्सीन करवाना है तो उसके जो 500 रुपए लगेंगे वो गवर्नमेंट आपको भर रही है। पहले ये 500 रुपए इस ए के पास पहुंच ही नहीं पाते थे, बीच में कोई करप्ट खा जाता था। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस ए के अकाउंट में 500 रुपए डालेगी, प्लस इस ए के पास या तो कोई मैसेज आ जाएगा या इस ए के पास कोई क्यूआर कोड आ जाएगा। अब ये बंदा, ए वाला बंदा, सिर्फ ए वाले बंदे के पास क्यूआर कोड है और सिर्फ ए वाले बंदे के पास वो मैसेज की स्ट्रिंग आएगी। अब ए वाला बंदा ही इसको रिडीम कर सकता है। जब वो वैक्सीन करवाने जाएगा तो वो अपना ये मैसेज या क्यूआर कोड उसको दिखा देगा वैक्सीनेशन वाले को, और उसका जो 500 रुपए सरकार ने दिए हैं वो उसके रिडीम हो जाएंगे, वो उसके यूज में आ जाएंगे। अब ये जो पैसा है ये सिर्फ वो वैक्सीनेशन के लिए काम में ले सकता है। अगर उसका मन किया कि ये पैसे से मैं कुछ और खरीद लूं तो वो इस पैसे से कुछ और नहीं खरीद सकता। ये होता है ई रूपी। गवर्नमेंट ने ऑनलाइन किसी बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा डाल दिया और उस बेनिफिशियरी को मैसेज भेज दिया या फिर क्यूआर कोड दे दिया। अब जो बेनिफिशियरी है वो उस क्यूआर कोड से और मैसेज से सिर्फ उसी पर्पस के लिए उस पैसे को रिडीम कर सकता है और बाकी किसी पर्पस के लिए उस पैसे को रिडीम नहीं कर सकता। तो थोड़ा सिक्योर मीडियम हो गया, गवर्नमेंट जो पैसा देती है उसको भेजने का थोड़ा सा सिक्योर मीडियम हो। पढ़े अब क्या है? ई रूपी।
Recently, the government of India has launched a new mode of cashless and contactless digital payment named e-rupee. Cashless, government actual cash आपको हाथ में नहीं दिया, ऑनलाइन पैसा आपको भेज दिया based on UPI system to ensure seamless transfer of benefits to the citizen in a leak-proof manner. सिटीजन्स को बेनिफिट्स मिल सके और लीक प्रूफ, कोई बीच में लीक नहीं होगा, जिसको मुझे पैसा भेजना है उसी के पास वो पैसा जाएगा। ई वाउचर, जो मैंने गिफ्ट वाउचर बताया उसी को अगर आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या हो गया, ई वाउचर हो गया, which will be delivered to beneficiary in the form of a QR code और SMS string। तो या तो QR कोड मिल गया या SMS स्ट्रिंग मिल गया। This SMS string based voucher through which funds will be directly transferred to their bank account. These vouchers are person and purpose specific। पर्सन स्पेसिफिक है, ये वाउचर ए का है तो ए को ही पैसा मिलेगा इसका। पर्पस स्पेसिफिक मतलब अगर वैक्सीनेशन के लिए दिया है तो वैक्सीनेशन में ही वो रिडीम कर सकता है और किसी चीज में उसको रिडीम नहीं कर सकता। Meaning if they are realized by the government for the purpose of vaccination, then they can be redeemed only for that। तो ये जो ई वाउचर्स होते हैं ये पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक होते हैं। This contactless e-rupee is easy, safe and secure as it keeps the details of the beneficiary completely confidential। किसको वो फायदा मिल रहा है वो सारी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल है, सिर्फ गवर्नमेंट को पता है, किसी और को वो डिटेल्स नहीं पता है। बहुत इजी और सेफ तरीका, सिक्योर तरीका है। The entire transaction process through this voucher is relatively faster and at the same time reliable भी है, भरोसेमंद भी है। As the required amount is already stored in the voucher। गवर्नमेंट को जितना पैसा देना है वो सब उसने वाउचर में डाल दिया उसके। Any government agency corporation can generate e-rupee vouchers by their partner banks। कोई भी गवर्नमेंट अपना e-rupee vouchers जनरेट कर सकते हैं, बैंक्स के से कनेक्ट कर कर वाउचर्स को कनेक्ट किया जा। अगर समझ में ई रूपी क्या होता है, ये सारे हमने न्यू मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट पढ़ लिए। कौन से पढ़े हमने, नाम बोलो। यूपीआई ऐप, तो अगर आपसे न्यू मेथड्स या लेटेस्ट मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट पूछे जाए तो ये 9 के 9 आपको बताकर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। ट्रेडिशनल, पहले कौन से मेथड्स काम में लिए जाते थे अगर डिजिटली पेमेंट करना है तो आपको? ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट में दो हैं, कार्ड्स एंड इंटरनेट बैंकिंग। कार्ड्स, बच्चों 3 तरह के कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड एक कार्ड है जिसमें आप वो सामान खरीद सकते हो, क्रेडिट पे सामान खरीद सकते हो, उधारी पे। बिलिंग साइकिल के एंड में आपके कार्ड से पैसा कट जाता है। अब इसकी हर ट्रांजैक्शन की कोई ट्रांजैक्शन फीस लगती है, नहीं लगती? लगती है, हर ट्रांजैक्शन की आपकी कोई ना कोई ट्रांजैक्शन फीस लग जाएगी। डेबिट कार्ड्स क्या होते हैं? यहाँ पे आप जब सामान खरीद रहे हो तुरंत आपके अकाउंट से उतना पैसा माइनस हो जाएगा, इमीडिएटली इफेक्ट हो जाता है, पेमेंट इमीडिएटली आपके अकाउंट से क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। स्मार्ट कार्ड्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे आजकल स्मार्ट कार्ड, जयपुर में फूड कोर्ट्स में जाओ, गेमिंग जोन्स में जाओ, वहां स्मार्ट कार्ड्स इश्यू हो जाओ। क्या हुआ, अपन गेमिंग जोन में गए तो स्टार्टिंग में घुसते ही, क्योंकि हर गेम के अलग अलग चार्जेस होते हैं तो बार बार अपन जाकर टिकट नहीं खरीदते कि भाई इसकी दो इसके। स्टार्टिंग में घुसते ही मैंने 1000 रुपए का एक कार्ड बनवा लिया। अब उसने लिख दिया मेरा नाम, मेरी फोटो और मेरा सब कुछ, मेरी डिटेल्स और मेरे नाम का 1000। अब मैं अंदर गई, फर्स्ट गेम पे गई, मैंने वहां मेरा कार्ड स्वैप किया। सपोज फर्स्ट गेम के रुपए कितने थे, 200 रुपए। ये 200 रुपए मेरे कार्ड से माइनस हो जाए। नेक्स्ट गेम पे गई, वहां 50 रुपीज से वो माइनस हो गए। नेक्स्ट गेम पे गई, वहां छोटे मोटे फूड काउंटर्स भी थे, जो मैंने खरीदा वो सब मेरे कार्ड से पैसा माइनस होता गया। लास्ट में मेरे पास कितने रुपए बच गए, 50 रुपीज बच गए। 950 मैंने खर्च कर दिए, 50 बच गए।
तो लास्ट में वापस मैं जाऊंगी रिसेप्शन पे और मैं उनको कहूंगी कि भाई इसमें मेरा जो भी बैलेंस है मुझे रिटर्न कर दो, और उन्होंने मुझे मेरा 50 रुपीज वापस दे दिया। ऐसा कुछ कभी सिस्टम देखा है, कभी यूज में लिया है? हम तो फूड कोर्ट में पहले खाते थे, हमारा रिटर्न होता है, हो सकता है अब नहीं होता वो रिटर्न, पहले होता था। बट इस तरीके से होता है कि कार्ड है उसमें आपने थोड़ा बहुत पैसा डलवा दिया और उससे छोटे छोटे पेमेंट्स आप करते गए। उस कार्ड के लिए क्या आपके पास कोई बैंक अकाउंट होना जरूरी था? कोई जरूरी था। तो उस तरीके के कार्ड को, वो दिखता भी डेबिट क्रेडिट कार्ड जैसा सही है, उस कार्ड को क्या बोला जाता है? स्मार्ट कार्ड बोला जाता है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए तो आपके पास उस बैंक का अकाउंट होना जरूरी है, बट स्मार्ट कार्ड के लिए आपके पास बैंक का कोई अकाउंट होना जरूरी नहीं है। स्मार्ट कार्ड इज अ प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड, पहले से ही मैंने उसमें पैसे भरवा दिए कि 1000 रुपए का दे दो, 2000 का दे दो, 5000 का दे दो। समझ में आ रहा है? क्रेडिट डेबिट कार्ड जैसा सा ही दिखता है, बट उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है वो थोड़ी छोटी होती है। इसके अंदर जो प्रोसेसिंग चिप है, ये प्रोसेसिंग चिप क्या करेगी? मैंने 1000 रुपए का कार्ड लिया, पहले काउंटर पे मैंने 200 रुपए का खरीद लिया सामान, तो मेरे कार्ड में कितने बचे? 800। ये कैलकुलेशन का काम कौन कर रहा है? ये माइक्रो प्रोसेसर चिप ये कैलकुलेशन का काम करती है। माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर मतलब सीपीयू। सीपीयू जो कंप्यूटर्स में सीपीयू होता है, उसी की छोटी सी चिप आपके उस कार्ड में लगी हुई रहती है। वो सारी कैलकुलेशन वो चिप करती जाती है। तो वो कार्ड में दिखता क्रेडिट डेबिट कार्ड जैसा सा है, बट उसकी जो चिप है वो थोड़ी छोटी होती है, माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कि उसके फाइनेंशियल फैक्ट्स, की प्राइवेट एन्क्रिप्शन कीज, उसके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, मतलब ये सब तो आप नाम याद कर लो। अरे मैंने तो एक एग्जाम्पल बताया कि उस कार्ड को भी स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। आप और भी वैसे कार्ड्स इशू बैंक से भी करवा सकते हैं, जिसके लिए आप छोटे मोटे पेमेंट्स के लिए उसको काम में ले रहे हैं। मैंने तो बताया कि फूड कोर्ट गेमिंग जोन्स में अपन जो काम में लेते हैं, तो हमारी उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसमें आपका नाम एड्रेस फोन नंबर होगा। यहाँ पे उसने पर्सनल इन्फॉर्मेशन बता दिया, मेरा फाइनेंशियल फैक्ट्स, प्राइवेट एन्क्रिप्शन कीज एक्सेट्रा। स्मार्ट कार्ड में डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों को फायदे मिलेंगे, सबको अवेलेबल है, चाहे आपकी कितनी भी क्रेडिट रेटिंग क्यों ना हो। क्रेडिट कार्ड सबको मिलता है या नहीं मिलता? किसको मिलता है? इनकम ज्यादा, उसकी क्रेडिट रेटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। हर किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। क्या स्मार्ट कार्ड सबको मिलेगा? हाँ, उसमें उसको कोई क्रेडिट रेटिंग देखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास 5000 रुपए जेब में मैंने दिया तो मेरे 5000 का स्मार्ट कार्ड बन गया, 500 है तो 500 का स्मार्ट कार्ड बन गया। तो स्मार्ट कार्ड के लिए आपको कोई क्रेडिट रेटिंग की जरूरत नहीं है। क्या इसमें मुझे कोई बैंक अकाउंट से कनेक्ट होने की जरूरत है? नहीं, मुझे कोई बैंक अकाउंट से कनेक्ट होने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मेरे पास कोई बैंक अकाउंट हो। आप जितना स्टोर करते हो उसी के अकॉर्डिंग पैसा आप यूज करते रहते हो, और जितना यूज करोगे वो पैसा आपका माइनस होता चला जाता है। समझ में आ रहा है? Codex and Visa cash cards are examples of the smart card. The smart card holders has to load money. Smart card holders को क्या करना पड़ता है? पैसे को लोड करना पड़ता है कार्ड के अंदर, और फिर बाय पेइंग कैश, या तो कैश दे दो या अपने बैंक अकाउंट से उस कार्ड में पैसा ट्रांसफर। आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे स्मार्ट कार्ड क्या होता है। आप लिख लो फूड कोर्ट में या जो गेमिंग जोन्स में आप जो कार्ड लेते हैं, इसमें आप रिचार्ज करवा देते हैं 1000 2000 का। इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिख लो, तो कभी भी नहीं भूलोगे कि स्मार्ट कार्ड बोलते किसे हैं। गेमिंग जोन्स में जो कार्ड अपन लेते हैं और उसको स्टार्टिंग में रिचार्ज करवा देते हैं 2000 रुपए का, उस कार्ड को क्या बोला जाता है? स्मार्ट कार्ड बोला जाता है। आया बच्चों समझ में? आया स्मार्ट कार्ड क्या होता है? नेक्स्ट अपना ट्रेडिशनल मेथड है इंटरनेट बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग अपन पढ़ चुके हैं, मैंने उसी टाइम बताया था मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है। इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है? डेस्कटॉप के थ्रू जो बैंकिंग करी जाती है, या लैपटॉप के थ्रू जो बैंकिंग करी जाती है। तो डेस्कटॉप या लैपटॉप के थ्रू जो मैं बैंकिंग करूंगी उसके लिए मुझे क्या चाहिए? बैंक की वेबसाइट चाहिए, और वहां पे मोबाइल ऐप से काम चल जाता था।
तो यहाँ पे कस्टमर बैंक अकाउंट में लॉग इन करेगा, फिर पेमेंट करेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बड़े-बड़े बैंक्स होते हैं, वो सब नेट बैंकिंग की फैसिलिटीज अपने कस्टमर को। नेट बैंकिंग का अपन प्रोसीजर पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, और डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि नेट बैंकिंग में किस तरीके से काम होता है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट दो हैं आपके, एक तो कार्ड्स और एक नेट बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग। कार्ड्स में तीन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। एंड नेट बैंकिंग मतलब अपन को बैंक की वेबसाइट चाहिए, अपन अपने आप को लॉग इन करेंगे, फिर पेमेंट कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड क्या होता है बच्चों? देखते हैं, डेबिट क्रेडिट जैसे चिप छोटी होगी, कोई क्रेडिट रेटिंग की जरूरत नहीं है, कोई बैंक अकाउंट होने की जरूरत नहीं है। आपके पास कैश है तो कैश दे दो, नहीं तो बैंक अकाउंट से उसमें पैसा ट्रांसफर कर दो। प्रीपेड कार्ड होते हैं, जितना यूज करोगे उतना पैसा उसमें से माइनस होता चला जाए। आ रहा है बच्चों समझ में? क्लियर है? तो अपन ने डिजिटल पेमेंट के मोड पढ़ लिए, न्यू मेथड्स एंड ट्रेडिशनल। अब अपन पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट, इसके क्या फायदे हैं। इसकी मेमोरी टेक्निक लिख लो, रीड। रीड, READ, रीड पढ़ना। आर मतलब रिकॉर्ड, आर मतलब रिस्क, ई मतलब इजी एंड कन्वीनियंट, ए मतलब एनीवेयर, और डी मतलब डिस्काउंट्स। पढ़े? हाँ जी, इजी एंड कन्वीनियंट। डिजिटल पेमेंट करना बहुत आसान है, पर्सन को कोई कैश अपने साथ कैरी करने की जरूरत नहीं है। कहीं से कभी भी किसी को भी पे किया जा सकता है, कभी भी कहीं भी किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। वो पे फ्रॉम एनीवेयर, तो यहाँ पे एनीवेयर जो है वो ए से हो गया। देन डिस्काउंट्स फ्रॉम टैक्सेस, गवर्नमेंट ई कॉमर्स डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए क्या कहते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट करो। ऑनलाइन करोगे तो इसमें इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, जैसे पेट्रोल की अगर अपन भरवाते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो उसमें कुछ परसेंटेज अपन को डिस्काउंट मिलता है, चाहे 0.1 ही मिले, 0.2 ही मिले, ताकि डिजिटल पेमेंट का क्या हो सके, एनकरेजमेंट हो सके। गवर्नमेंट बहुत सारे डिस्काउंट्स करती है, लाइक 0.75% मिलेगा अगर आपको फ्यूल ऑनलाइन पेमेंट करते हो। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर ऑनलाइन भरते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ हर चीज मेरे पास रिटर्न में अवेलेबल है। देखो, अपन शॉपिंग करने गए, अगर मैं कैश से शॉपिंग कर रही हूँ तो सुबह से शाम तक शॉपिंग किया, मैंने देखा मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा पैसा कहाँ खर्च हो। फिर मैं लिखने बैठी कि मैंने इस चीज का इतने रुपए का ये खरीदा, इतने रुपए का ये। कई बार अपन छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं कि पैसे कहाँ पे खर्च हुए, तो अपना हिसाब जो है इतना मैच नहीं कर पाता। जबकि अगर सब कुछ आप डिजिटल पेमेंट करोगे तो हर चीज की एंट्री ऑटोमेटिक होती चली जाती है, बैंक की पासबुक में ऑटोमेटिक आ जाए। वहां देखकर मेरे पास प्रॉपर रिटर्न रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, कहाँ पे मैंने कितना पैसा खर्च किया है। तो हर चीज का मेरे पास, कई बार इंसान भूल जाता है उसने कहाँ कैसे पैसे खर्च किए और उसमें समय भी बहुत लगता है। यहाँ हर चीज ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगी बैंक की पासबुक में, तो हमें रिकॉर्ड को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और हम ट्रैक कर सकते हैं हमने कहाँ पे कितना पैसा खर्च। रिस्क ज्यादा है या कम है? कम है। डिजिटल पेमेंट अगर आप अच्छे से काम में लेते हो तो रिस्क कम है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब से अगर आप पेमेंट करते हो तो आपके जो रिस्क हैं वो बहुत कम। कोई भी आपका, अगर किसी ने चुरा भी लिया डेबिट क्रेडिट कार्ड तो बिना पिन के या बिना फिंगरप्रिंट के इम्प्रेशन के वो ये पेमेंट नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बिजनेस, जिस बिजनेस के पास डिजिटल पेमेंट का मीडियम है और जिसके पास नहीं है, किसको ज्यादा फायदा मिलेगा? सपोज दो दुकानें हैं, चाय की दुकान, चाय की टपरी मान लेते हैं। दुकान ए, दुकान बी, शॉप ए, शॉप। शॉप ए जो है सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट लेता है, सिर्फ और सिर्फ कैश पे। शॉप बी है वो कैश भी लेता है
प्लस वो यूपीआई पेमेंट्स भी ले लेता है, फोन पे, जीपे, जो भी करना है वो भी आप कर सकते हैं। अब जितने कैश वाले लोग हैं वो तो इसके पास जाएंगे, इसके पास कैश वाले लोग भी आ जाएंगे, प्लस ऑनलाइन वाले लोग भी इसके पास आ सकते हैं। तो इसके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू जो डिजिटल पेमेंट नहीं लेता है। तो ऑब्वियसली इस बंदे को ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। तो बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल सकता है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का उसको फीचर देते हो। एनवायरमेंट फ्रेंडली, यहाँ पे पेपर का यूज कम हो रहा है तो एनवायरमेंट को भी नुकसान कम हो रहा है। तो क्या एडवांटेजेस हैं आपके डिजिटल पेमेंट के बच्चों? रीड। आर स्टैंड्स फॉर रिटर्न रिकॉर्ड, कि पहले अपन भूल जाते थे, अब सब कुछ ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है बैंक की पासबुक में, तो अपन ट्रैक कर सकते हैं मैंने कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया। आर मतलब रिस्क, यहाँ रिस्क होने के चांसेस कम है, अगर वो हो भी गया तो बिना पिन के कोई मेरा कार्ड को यूज में नहीं ले सकता। ये मतलब एक्स्ट्रा कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। ये मतलब आप कहीं से किसी को कभी भी पैसा भेज सकते हो। ये मतलब गवर्नमेंट उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे डिस्काउंट देती है, फ्यूल पे देती है, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम पे देती है, एक्सेट्रा। और दो एक्स्ट्रा एडवांटेजेस और हैं, दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, जिसके पास है उसको, उधर जिसके पास नहीं है उससे उसको ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। एंड लास्ट क्या है? एनवायरमेंट फ्रेंडली, यहाँ पे पेपर का यूज नहीं हो रहा तो एनवायरमेंट को भी नुकसान कम हो। आ रहा है समझ में? बोलो, वापस बोलो, क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेजेस है? नेक्स्ट है आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। इतने सारे फायदे फायदे देख लिए पर कुछ नुकसान भी होगा उस डिजिटल पेमेंट का, तो उसकी मेमोरी टेक्निक लिखो ड्रॉबैक्स की। नॉट एनओटी, डिस्प्यूट फॉर इंटरनेट एक्सेस कॉस्ट, नॉट डिस्प्यूट फॉर इंटरनेट एक्सेस कॉस्ट। इंटरनेट को एक्सेस करने की जो कॉस्ट आ रही है उसके लड़ाई मत करो। नॉट dispute for internet access cost. N stands for non-technical. O stands for overspending. T stands for theft. N मतलब नॉन टेक्निकल, O मतलब ओवर स्पेंडिंग एंड T मतलब है नॉट डिस्प्यूट फॉर इंटरनेट एक्सेस। देखो, अब इतने सब फायदे फायदे देखे तो इस डिजिटल पेमेंट के नुकसान क्या है? सबसे डिफिकल्ट फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन, डिजिटल पेमेंट अगर आपको करना है यूपीआई पेमेंट, तो आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, यूपीआई ऐप होनी चाहिए, फिर ही पेमेंट कर सकते। अब जो नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं, जैसे कि फार्मर्स, जैसे कि अपने पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनको टेक्नोलॉजी नहीं आती, उनको यूपीआई एप्स को यूज करना नहीं आता, तो उनके लिए वो डिजिटल पेमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो डिजिटल पेमेंट्स के लिए फोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, या कार्ड्स के थ्रू हो सकता है। तो जो नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं, फार्मर्स और वर्कर्स, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता। आ रहा है समझ में बच्चों? रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट, कई बार क्या होता है, हैकर जो है वो बैंक के सर्वर को चोरी, बैंक के सर्वर पे हैक कर लेता है, तो उससे उसको मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मेरा क्रेडिट कार्ड का नंबर, मेरा पिन नंबर, सब उसको पता चल जाएगा। पता चल गया तो वो उसको गलत कामों के लिए काम में ले सकता है, और इस इंफॉर्मेशन से वो पैसा चोरी कर सकता है। ओवर स्पेंडिंग, ये तो आप लोगों को आता है, क्या है? आप एक तो हाथ से पैसा दो तो वहां 5-5 रुपए, 100-100 रुपए दिखेंगे जाते हुए, तो आप खर्चा करने से पहले सोचो। आप ऑनलाइन पेमेंट करो तो 5 हजार का भी कर दोगे तो पता ही नहीं चलेगा।
और वो खर्च भी हो जाते हैं पैसे, पैसे तो वही है पर वो ऑनलाइन में पता नहीं चलता तो ओवर स्पेंडिंग हो जाती है। तो क्योंकि कैश लिमिटेड होता है आपके वॉलेट के अंदर तो आप सोच खर्च करने से पहले 2 बार सोचते हो। पर डिजिटल पेमेंट मोड्स आप यूज़ करने से पहले सोचते नहीं हो इसलिए आपको ओवर स्पेंडिंग हो जाता है। डिस्प्यूटेड ट्रांज़ैक्शन अगर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड किसी ने मेरा मिसयूज़ कर लिया सपोज मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया और किसी बंदे ने मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसा चोरी कर लिया तो मेरे को वापस पैसा लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार किसी को आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो फोन पे के थ्रू पेमेंट कर रहे हो फोन नंबर है 12345678 ऐसा कोई फोन नंबर है। कई बार इस 8 की जगह मेरे से गलती से क्या दब गया 9 और उसके पास मैंने 5,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। अब मैं चाहे कितने ही फोन कर लूं वो बंदा मुझे मेरे 5,000 वापस नहीं देगा। तो इस तरीके के डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन यहाँ हो सकते हैं कि अगर गलत चीज है वो गलत काम में आ गया तो उसका रिटर्न आना बहुत इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट बिजनेस में खर्चा बढ़ा या कम हुआ। अब चाय की दुकान है उसको तो पहले चाय बनाने के लिए सिर्फ एक भगोना चाहिए गैस स्टोव वगैरह चाहिए था। अब उसको क्या चाहिए एक तो वो बोलने वाली मशीन चाहिए जो बोलेगी आपके पास इतने रुपए आ गए हैं। एक उसको वो क्यूआर कोड बैंक से बनवा कर वो वहां पे चिपकाना पड़ेगा। एक उसको अपना बैंक अकाउंट बैंक में खोलना पड़ेगा। तो इन सब चीजों का उसका इंटरनेट उसको लेना पड़ेगा तो ये सब चीजों का उसका खर्चा जो है वो तो यहाँ पे बिजनेस को एडिशनल कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है प्रोक्योर इंस्टॉल और मेंटेन करने में। तो पेमेंट सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज है उनको खरीदना उनको इंस्टॉल करना उनको मेंटेन करने में उसका एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। एंड यहाँ पे इंटरनेट बहुत जरूरी है। बिना इंटरनेट के डिजिटल पेमेंट नहीं किया जा सकता अगर इंटरनेट कनेक्शन फेल तो आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये सारे क्या पढ़ लिए अपन ने ड्रॉबैक्स पढ़ लिए डिजिटल पेमेंट के। क्या क्या ड्रॉबैक्स पढ़े पहला ड्रॉबैक क्या था डिफिकल्ट फॉर द नॉन टेक्निकल पर्सन। नॉन टेक्निकल पर्सन फार्मर वर्कर्स ओल्ड एज पीपल्स होते हैं उनके लिए ऑनलाइन पेमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। नॉट डिस्प्यूट एंड ओ ओ मतलब क्योंकि वॉलेट में तो पैसा लिमिटेड है तो खर्च करने से पहले 2 बार सोचोगे पर यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता और आप ओवर स्पेंडिंग करते हो मतलब यहाँ पे अगर वो चोरी हो गया खाता थेफ्ट में हाँ तो हैकर ने डेटा चोरी कर लिया और उसको वो मिसयूज कर सकता है उससे पैसा चोरी कर सकता है। फिर नॉट डिस्प्यूट डिस्प्यूट मतलब डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन अगर क्रेडिट कार्ड से किसी ने मेरे पैसे चोरी कर लिए तो उससे रिफंड आना मुश्किल है। और डिस्प्यूट फॉर इंटरनेट एक्सेस कॉस्ट इंटरनेट मतलब नीड फॉर इंटरनेट एक्सेस चाहिए चाहिए बिना इंटरनेट के नहीं कर सकते। अगर कनेक्शन फेल तो डिजिटल पेमेंट नहीं किया जा सकता। एक्सेस मतलब इंटरनेट एक्सेस हो गया एंड कॉस्ट मतलब इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट। बिजनेस की कॉस्ट भी बढ़ी क्योंकि मुझे ये जो टेक्नोलॉजी इसको खरीदना इसको इंस्टॉल करना इसको मेंटेन करने का बिजनेस को एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़े। तो बच्चों क्या एडवांटेजेस है नाम बोलो डिजिटल पेमेंट्स के। आर मतलब रिटर्न रिकॉर्ड्स आर मतलब ई मतलब पेमेंट डी मतलब बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स क्या थे डिजिटल पेमेंट के नॉट डिस्क्रिप्ट एंड मतलब नॉन टेक्निकल पर्सन मतलब डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शंस इंटरनेट एक्सेस मतलब इंटरनेट एक्सेस चाहिए कॉस्ट मतलब बिजनेस की देर हो गया डिजिटल पेमेंट। और अपना एक पार्ट जो है वो मैंने बीच में छुड़वा दिया था आप लोगों को। Page number 4.10 that is e-commerce business models. ये बिजनेस मॉडल्स को जो पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर का अपना फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाए। ये चैप्टर अपना 2 हिस्सों में बटा हुआ है ई कॉमर्स इन कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज
ई कॉमर्स एम कॉमर्स वाला पार्ट हम आज कंप्लीट कर लेंगे। कल से जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्यादातर चांसेस होते हैं अगर दो क्वेश्चन आए इस चैप्टर में से तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा फर्स्ट हाफ में से और सेकंड क्वेश्चन आएगा सेकंड हाफ। तो इन सब में से एक क्वेश्चन आ सकता है और टेक्नोलॉजीज में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, एक तो कैसा आएगा बेटा, हर चैप्टर की वेटेज 10 से 12 मार्क्स की है। टोटल 50 मार्क्स का पेपर आएगा, 5 चैप्टर है और आपके ऑप्शन क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वैसे पेपर 60 का आएगा और अटेम्प्ट कितने का करना है, हमें 50 का करना है। तो हर चैप्टर 10 से 12 नंबर का आपका। हाँ, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का, 5 मार्क का, 6 मार्क। एमसीक्यू आते हैं, 15 एमसीक्यूज आते हैं। 100 मार्क्स का ईआईएस एसएम, उसमें से 50 मार्क्स का ईआईएस, 50 का एसएम। उस 50 में से 15 का एमसीक्यू, 35 का सब्जेक्टिव और एसएम में भी 15 का एमसीक्यू और 35 का सब्जेक्ट। तो टोटल 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आते हैं ईआईएस और एसएम में मिलाकर और 70 मार्क्स का पेपर आपका रिटर्न पेपर। हाँ, हाँ, 6 नंबर के भी 8 नंबर के भी आते हैं। और मार्क्स देखकर कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। मतलब आपको सपोज वो कहते रिस्क लिखो ई बिजनेस के और उसने 4 मार्क का क्वेश्चन दिया तो आप तो क्या सोचोगे, 4 मार्क का है तो 4 पॉइंट लिख दो। तो बच्चों को 4 पॉइंट से नंबर नहीं मिलेंगे, अपन को वो सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग किसमें नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर। पर एमसीक्यू लेवल के आते हैं, अच्छे लेवल के एमसीक्यूज आते हैं, आपको हर चीज बहुत प्रॉपरली पता होनी चाहिए। अब अपन ने आईएफएससी पढ़ा तो उसका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, सिक्योरिटी कोड, सर्विस कोड, ऐसे वो 4 नाम दे देगा। तो आपको परफेक्ट नाम पता होना चाहिए तभी आप परफेक्ट ऑप्शन पे टिक लगा पाएंगे। ठीक है? चलो, बड़े बच्चों, ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल्स। बिजनेस मॉडल्स क्या होते हैं? बिजनेस मॉडल मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे प्रोडक्ट सर्विसेज होता हो, जहाँ पे आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा कमाते हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से सप्लायर्स को बेनिफिट्स और कस्टमर्स को बेनिफिट मिलता है, उस मॉडल को बिजनेस मॉडल कहते हैं। और वही मॉडल अगर ऑनलाइन कन्वर्ट हो जाए इंटरनेट की हेल्प से तो उस मॉडल को क्या बोला जाता है, ई बिजनेस मॉडल बोला। अगर कोई मेरी दुकान है कपड़े की, अभी तक मेरी फिजिकल शॉप है, सिर्फ अगर कपड़ा खरीदना है आपको मेरे से तो मेरी शॉप पे आओ, कपड़ा खरीदो और जाओ। पर मैंने देखा दुनिया ऑनलाइन मीडिया में कन्वर्ट होती जा रही है। मैंने क्या करा, मेरी एक कपड़े की दुकान की मैंने वेबसाइट बनवाई, तो मैंने मेरे कपड़ों की फोटो खींच खींच के डाल दी। अब आपको कुछ खरीदना है तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो और मेरी दुकान पे आकर भी खरीद सकते हो। तो इस फिजिकल दुकान को आप जब ऑनलाइन कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ई बिजनेस मॉडल कह देते हैं। फिजिकल दुकान तो मेरी बिजनेस मॉडल थी और उसको मैंने ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से कन्वर्ट कर दिया तो वो मेरी क्या हो गई बच्चों, ई बिजनेस मॉडल। ई बिजनेस मॉडल की हेल्प से आप मार्केट को ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हो, कस्टमर्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो और एंट्री बैरियर्स लगा सकते हो, राइवल्स के लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए एंट्री बैरियर्स भी लगा सकते हो। अब अपन पहले बिजनेस मॉडल पढ़ने से पहले मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ई मार्केट्स पढ़ा रही हूँ। ये ई मार्केट अलग है और बिजनेस मॉडल अलग है। तो पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, ई मार्केट। सबसे पहले ई शॉप क्या होगी बच्चों, ई शॉप में सोच के बता सकता है। अभी जो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, मेरी कपड़े की दुकान थी तो मैंने इंटरनेट पे कर दिया, वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन कर दी मेरी दुकान को। तो उस दुकान जो फिजिकल दुकान थी उसको जब ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया उसे क्या कहते हैं, ई शॉप कह देते हैं। तो आप एक लाइन लिख लो इसके अंदर, फिजिकल खुद की शॉप को ऑनलाइन करना, वही लिख लो, फिजिकल खुद की शॉप को ऑनलाइन करना इज कॉल्ड ई शॉप।
फिजिकल शॉप को ऑनलाइन करना करते हैं आजकल। बहुत लोग ई शॉप्स में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि उनको दिख रहा है जमाना डिजिटल के टुवर्ड्स स्विच हो रहा है। तो सालों से 20-20 सालों से जो तो फिजिकल मीडियम चल रहा था वो फिजिकल के साथ उसको ऑनलाइन मीडियम में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब मैंने अमेज़न पे नहीं बेच दी मेरा सामान, मैंने खुद की अलग ही वेबसाइट बना दी, मेरी वेबसाइट पे आकर आप मेरे से सामान खरीदो। तो ये हो गया आपका ई शॉप। तो ई शॉप क्या होता है? वर्चुअल स्टोर। वर्चुअल मतलब जो चीज रियल नहीं होती, इमेजिनरी है। ये इमेजिनरी स्टोर है जहां पे सामान बेचा जाता है, सर्विसेज बेची जाती है। ई शॉप इज अ ऑनलाइन वर्जन ऑफ द रिटेल स्टोर जहां कस्टमर शॉपिंग कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, दिन के, शाम के, अपने घर से निकले बिना कभी भी आप कैसे भी उनसे शॉपिंग कर सकते हो। ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं, पेमेंट्स मेड किए जाते हैं। बहुत कन्वीनियंट वे है डायरेक्ट सेल कस्टमर को बेचने का। या मैन्युफैक्चरर्स बाईपास कर दिया इंटरमीडिएट को, इंटरमीडिएट की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे उनकी कॉस्ट भी कम आएगी और डिलीवरी टाइम भी उनका कम लगेगा। मेरी कोई फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री को मैंने ऑनलाइन में भी कन्वर्ट कर दिया, वो चल रही है फिजिकल भी। मैंने उसकी वेबसाइट बनाई और वेबसाइट पे भी मैं सेम सामान बेच रही हूँ। तो बीच में जो होलसेलर्स रिटेलर्स थे वो कट हो गए, डायरेक्ट कस्टमर मेरे से सामान खरीद सकता है और डिलीवरी टाइम भी कम हो गया, तो मेरी कॉस्ट भी कम और उसको प्रॉफिट भी ज्यादा। पड़े थे ना अपन ने, ये इंटरमीडिएट हट जाते हैं तो उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल www.w4women.com। W फॉर वुमेन क्या है? देहरादून में एक स्टोर है डब्ल्यू फॉर वुमेन, बहुत बड़ी दुकान है जहाँ वुमेन रिलेटेड सारा सामान मिलता है, जो भी चाहिए वुमेन रिलेटेड। इसी दुकान को ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया, बहुत चल रही है ये वेबसाइट, दैट इज www.w4women. ठीक है, समझ में आ गया बच्चों ई शॉप्स क्या होती हैं? ई शॉप मतलब एक वर्चुअल स्टोर है जहाँ सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज किया जाता है। इज एन ऑनलाइन वर्जन ऑफ द रिटेल स्टोर। कस्टमर वहां से कभी भी किसी समय सामान खरीद सकता है घर से निकले बिना। वहीं से वो ऑर्डर प्लेस करेगा और वहीं से वो पेमेंट कर सकता है। इसमें इंटरमीडिएरीज हट गए तो कॉस्ट कम, डिलीवरी टाइम फास्ट और बेनिफिट ज्यादा मिल सकते। ये ई मॉल क्या होगा? इसमें जो लिखा है कंटेंट काट दो। आपकी बुक में जो ई मॉल का कंटेंट लिखा है वो कट कर दो। ई मॉल का कंटेंट आपको कहाँ से लेना है? आपकी आईसीएआई, आपकी जो भी मॉड्यूल आई है वहां मॉड्यूल में से आप लिख लेना ई मॉल। ये टॉपिक ढूंढ लेना आप, ई मार्केट्स वाला अपने 4th चैप्टर में, उसमें टॉपिक लिखा हुआ है ई मॉल। वो काट कर, मतलब ये काट कर वो पूरा का पूरा लिख कर एक पेज पर यहाँ चिपका ले। अभी तो फोन में खोल लेना, चाहे मैं पढ़ा दूंगी। फोन में खोल लो, सॉफ्ट कॉपी खोल लो ई मॉल की, नहीं मैं वैसे ही समझा देती हूँ क्या होता है ई मॉल। ऐसे समझ लो बच्चों, क्या लैंग्वेज देखोगे। तो मॉल क्या होता है पहले ये बताओ। हर वैरायटी का सामान मिलता है, एक दुकान नहीं है। इट इज अ कॉन्ग्लोमरेशन, मल्टीपल स्टोर, मतलब वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। मुझे कुछ भी चाहिए, कपड़ा चाहिए यहाँ चल जाओ, जूता चाहिए यहाँ चल जाओ, भूख लगी है यहाँ चल जाओ, एंटरटेनमेंट सोर्सेस चाहिए मॉल में चल जाओ। मॉल मतलब जनरली मॉल के अंदर सब कुछ मिलेगा आपको, हर वैरायटी का सामान मिलेगा, उसको क्या कहते हैं अपन? मॉल। उसी मॉल को अगर आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर देंगे तो उसे क्या कह दिया जाएगा? ई मॉल। एग्जाम्पल बता सकते हैं, सब कुछ मिलता है Amazon। कपड़ा चाहिए मिल जाएगा, ग्रोसरी चाहिए मिल जाएगी, कॉस्मेटिक्स चाहिए मिल जाएगा, फुटवेयर चाहिए मिल जाएंगे, टॉयज चाहिए मिल जाएगा, एंटरटेनमेंट चाहिए तो भी मिल जाएगा। आपको कुछ भी चाहिए अमेजोन आपको दे देता है। तो अमेजोन इज एन ई मॉल, वर्चुअल वर्जन ऑफ द नॉर्मल मॉल का जो वर्चुअल वर्जन है। अमेजोन पे क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेशन, अलग अलग टाइप्स की दुकानों का जो कनेक्शन होता है, कॉन्ग्लोमरेशन होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? ई मॉल कहते हैं। अब ई मॉल भी दो तरीके के होते हैं, जनरल स्टोर्स एंड स्पेसिफाइड स्टोर्स। जनरल स्टोर्स क्या होते हैं बच्चों? जनरल मॉल या जनरल स्टोर? अरे जनरल स्टोर किसे कहते हो? सब कुछ मिलता है ग्रोसरी शॉप पे। आपको स्टेशनरी चाहिए मिल जाएगी, आपको कॉस्मेटिक चाहिए मिल जाएगा, राशन चाहिए मिल जाएगा, जो चाहिए मिल जाएगा। वेराइटी ऑफ आइटम्स मिलते हैं। अमेजोन जो है वो जनरल स्टोर है, जनरल मॉल है, ना सब कुछ मिलता है। स्पेशलाइज्ड मॉल क्या होते हैं? जहां स्पेसिफिक आइटम ही
मिलेगा, उसके अलावा सब कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है www.99acres.com। ये जो वेबसाइट है, अगर आपको कोई जमीन लैंड को खरीदना या बेचना है तो आप इस वेबसाइट पे जाकर लैंड को खरीद बेच सकते हो। ये वेबसाइट सिर्फ लैंड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करने में हेल्प करेगी, बाकी हर कोई आइटम इस पे नहीं मिलता, जबकि अमेजोन पे आपको हर किसी का आइटम मिल सकता है। तो अमेजोन तो एक जनरल मॉल हो गया और 99 एकर्स जो है वो एक स्पेशलाइज्ड मॉल। समझ में आया बच्चों? ई मॉल क्या होता है? नॉर्मल मॉल का जो वर्चुअल वर्जन आप कन्वर्ट कर देंगे उसे क्या कहते हैं? ई मॉल। कॉन्ग्लोमरेशन, यहाँ बहुत सारी दुकानों का इकट्ठा होता है, कॉन्ग्लोमरेशन होता है। आपको हर तरीके का आइटम एक मॉल पे मिल जाएगा। दो तरीके के मॉल हैं, जनरल मॉल्स एंड स्पेशलाइज्ड मॉल। जनरल मॉल में हर तरीके का सामान मिलेगा जैसे अमेजोन, और स्पेशलाइज में आपको सिर्फ स्पेसिफिक आइटम्स मिलेंगे जैसे 99 एकर्स डॉट। आ रहा है समझ में? तो अभी तक अपन ने दो तरीके की ई मार्केट्स पढ़ ली, एक तो ई शॉप्स और एक ई। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ई ऑप्शन। ई ऑप्शन क्या होगा बच्चों? हाँ, यहाँ पे टेंडर भरे जाते हैं। ऑनलाइन जो टेंडर्स आप भरते हो वो ई ऑप्शन वाली वेबसाइट पे भरते हो। ई ऑप्शन, ऑप्शन मतलब बोली लगाना किसी चीज के लिए। अब सपोज जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पे जो ये स्टॉल्स वगैरह लगती हैं चिप्स विप्स की, तो वो सब लगा सकते हैं, कोई टेंडर पास होता है उसी को मिलती है? टेंडर पास होता है। अब सपोज ये चार कंपनीज हैं जिनको रेलवे स्टेशन पे अपनी दुकानें लगानी है, तो उन चारों ने, आजकल क्या होता है, पहले तो जाकर फिजिकल मीडियम से अपन को बोली लगानी पड़ती थी, टेंडर भरने पड़ते, अब ऑनलाइन टेंडर भरे जाते। ऑनलाइन उसने अपनी रेट्स टेंडर में भर दी, इसने भर दी, इसने भर दी, इसने भर दी। अब जिसकी टेंडर गवर्नमेंट को बेस्ट लगता है उसका टेंडर क्या करती है? गवर्नमेंट पास कर देती है। तो बोली लगाना, जो ऑनलाइन किसी चीज की जो बोली लगती है उसे क्या कहते हैं? ई ऑप्शन। E-auction provide a channel of communication through which bidding process for the product and service can be take place between the competing buyers. Bidding मतलब बोली लगाना। बिडिंग प्रोसेस जो कंपीटिंग बायर्स में होता है, बिडिंग प्रोसेस वो ऑनलाइन हो सकता है। एट ई ऑक्शन पीपल बाय एंड सेल थ्रू एन ऑक्शन, वेबसाइट से खरीद और बेच सकते हैं। ई ऑक्शन में आपको ज्यादातर परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट दी प्रोडक्ट, मतलब गलत इंफॉर्मेशन नहीं होती ई ऑक्शन वेबसाइट्स पे। उसकी क्या प्राइस है, उसकी अभी करंट में कितनी डिमांड है और करंट में कितनी सप्लाई है, ज्यादातर इनके बारे में परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। आजकल ये बहुत पॉपुलर हो रहा है बायर के लिए, उनको लोवेस्ट प्राइस पे सामान मिल सकता है। सबसे कम प्राइस पे कौन सा सप्लायर देने के लिए तैयार है वो अपन ई ऑप्शन वाली वेबसाइट से देखकर सामान खरीद सकते हैं। तो ई ऑप्शन क्या होता है? जहां पे बिडिंग का काम भी आप ऑनलाइन करते हो बिटवीन द कंपीटिंग बायर्स। यहाँ पे जो भी आप सेलिंग एंड बाइंग कर रहे हो वो आप ऑनलाइन कर सकते हो, वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। यहाँ हर चीज के बारे में आपके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्राइस हो, चाहे उसकी डिमांड हो, चाहे वो सप्लाई। बायर्स को फायदा मिला, वो सबसे लोवेस्ट प्राइस वाले सप्लायर से यहाँ पे सामान खरीदे। ये लाइन लिख ली, टेंडर भरे जाते हैं, लिख ली बुक में। नेक्स्ट क्या है बच्चों? पोर्टल्स पढ़े थे अपन ने, क्या होते हैं पोर्टल्स? पोर्टल्स कहाँ पढ़े थे? के अंदर पढ़ा था वेब पोर्टल। यू एंड वी आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो जो बी था उसका डब्ल्यू था, उसका मतलब क्या था? वेब। बताओ मुझे पोर्टल मतलब क्या होता है? मीडियम जिसके थ्रू यूजर कम्युनिकेट करेगा टू द ई कॉमर्स वेंडर। वेब पोर्टल से ही आपका सेलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसका कंटेंट बहुत सिंपल होना चाहिए। अगर वो कंफ्यूजिंग हुआ तो यूजर वहां तक नहीं पहुंच सकता। वेब पोर्टल को आप एक्सेस किस किस थ्रू कर सकते हो? लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट। वेब पोर्टल इज amazon.com। ये जो इंटरफेस है इसको एक्सेस करने के लिए या तो लैपटॉप चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, या फिर टैबलेट्स आपको चाहिए। तो वेब पोर्टल को इनके थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। अब पढ़ते हैं पोर्टल्स क्या होते हैं। पोर्टल्स मतलब वेबसाइट दैट सर्व एज अ गेटवे, गेटवे या फिर मेन एंट्री पॉइंट टू द इंटरनेट,
जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है वहां तक जाने का एक दरवाजा है आपका वेब पोर्टल। पोर्टल्स आर द चैनल्स थ्रू विच वेबसाइट्स आर ऑफर्ड एज अ कंटेंट। पोर्टल्स के थ्रू ही हमें वेबसाइट मिल रही है और उसका कंटेंट कैसा होगा उसी पे डिपेंड करेगा आपकी रेवेन्यू कितनी जनरेट होगी। प्लस पोर्टल्स जो है वो चार्ज कर सकती है फॉर द एडवर्टीजमेंट या कस्टमर से चार्ज कर सकती है फॉर द सब्सक्रिप्शन फॉर द एक्सेस। आजकल सब चीजों पे सब्सक्रिप्शन चलता है। अगर आप सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये एक्स्ट्रा मिलेगा, ये 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, 1 साल का सब्सक्रिप्शन। चाहे अमेजोन प्राइम हो, हॉटस्टार हो, सोनी लिव हो, कोई भी एप्स हो, सब पे आपको सब्सक्रिप्शन। उनकी कमाई का साधन क्या है वेब पोर्टल्स का? तो सब्सक्रिप्शन। या उनके ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट डाल देता है तो उससे भी उनको क्या होती है? कमाई होती है, उनकी रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। आ रहा है बच्चों समझ में? नेक्स्ट है आपके बायर्स एग्रीगेटर्स। बायर्स एग्रीगेटर्स क्या होते हैं? जोमेटो, स्विगी, ये आपके बायर्स एग्रीगेटर्स है। एग्रीगेटर मतलब, एग्रीगेट करना मतलब क्या करना। देखो होता क्या है, आप अगर एक बायर हो तो आप लिमिटेड क्वांटिटी में कुछ खरीदो। तो आप लिमिटेड क्वांटिटी में कुछ खरीदते हो तो आपको वो सारे फायदे नहीं मिल सकते। अगर मल्टीपल लोग, खूब सारे लोग मिलकर कोई सामान खरीदते हैं तो उनकी क्वांटिटी भी इतनी सारी होगी। तो क्वांटिटी भी ज्यादा है तो आपको फायदे भी ज्यादा है। यहाँ पे क्या होती है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं कि वो बायर्स को एग्रीगेट करती है। जोमेटो जो है वो बायर्स को इकट्ठा करती है कि जिन जिनको खाना है, कुछ भी खाने का मन कर रहा है वो हमारे पास आ जाए, ताकि उन सारे बायर्स को वो फायदा मिल सके जो वो अकेले रहते हैं तो उनको कभी भी फायदा नहीं है। अब जोमेटो करता क्या है? खुद सामान बनाकर बेचता है क्या? नहीं। वो क्या करता है? वो पार्टनर्स ढूंढता है, जो सेलर्स है उनको ढूंढता है, उनके साथ पार्टनरशिप करता है और उनका सामान अपने नाम के अंडर में बेचता है ताकि जो बायर्स है उनको फायदा। जोमेटो राधा रानी का सामान जोमेटो के नाम पे बेचेगा। अगर सामान खराब आया तो आप जोमेटो को ब्लेम करते हो या राधा रानी को? जोमेटो को, क्योंकि नाम किसका है? जोमेटो का। ये होते हैं आपके बायर्स एग्रीगेटर्स। क्या है बायर्स एग्रीगेटर्स? यहाँ पे बहुत सारे बायर्स को इकट्ठा किया जाता है ताकि उनको वो सारे सेविंग्स मिल सके जो वो अकेले रहते हैं तो उनको कभी भी नहीं मिल पाती है। फॉर्म्स इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है कि कौन कौन हमारे प्रोवाइडर्स हैं, कौन कौन सेलर्स हैं, सप्लायर्स हैं। उनके साथ पार्टनरशिप करते हो और उनकी सर्विसेज आप अपने नाम के अंडर में बेचते हो, अपने ब्रांड में उनकी सर्विसेज सेल आउट करते हो, जैसे जोमेटो, स्विगी। अभी तक कौन से ई मार्केट्स पढ़ चुके हैं बच्चों? ई मॉल क्या था? जहाँ पे बहुत सारे तरीके का सामान आपको मिले। दो तरीके के मॉल थे, जनरल एंड स्पेशल। फिर ई ऑप्शन, यहाँ पे बिलिंग प्रोसेस आप ऑनलाइन कर पा रहे हो, खरीदना बेचना ऑनलाइन खरीद पा रहे हो और ऑनलाइन टेंडर्स फिल कर पा रहे हो, बायर्स को कम प्राइस पे सामान मिल पा रहा है। फिर क्या था? होटल के थ्रू कस्टमर इंटरेक्ट कर पा रहा है। यहाँ पे पेमेंट गेटवे भी जुड़ा हुआ रहता है। उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या? एडवर्टाइजमेंट या फिर सब्सक्रिप्शन जो कस्टमर देते हैं उनसे उनको रेवेन्यू रेट हो जाता है। देन बायर्स एग्रीगेटर्स क्या होते हैं? बायर्स एग्रीगेटर्स लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को कनेक्ट किया जाता है ताकि उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दे सके जो वो अकेले रहकर कभी भी नहीं उठा पाते। फिर सप्लायर्स ढूंढे जाते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करी जाती है और फिर अपने ब्रांड के अंडर उनका सामान बेचा। नेक्स्ट, Amazon is a e-mall. नेक्स्ट है अपना वर्चुअल कम्युनिटी। बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी? कम्युनिटी मतलब ग्रुप करना, ग्रुप बनाना इस कम्युनिटी। जिनका जिनका सेम कॉमन इंटरेस्ट उनके ग्रुप में डाल दो। अब आप सब सीए इंटर के बच्चे हो,
तो एक तो फिजिकल ग्रुप पे आप क्लास बैठो, एक मैंने ऑनलाइन व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप बना रखा है। तो जिन जिन का सेम इंटरेस्ट, उनको एक एक कम्युनिटी में बना देना, एक एक ग्रुप में डाल देना, ऑनलाइन ग्रुप में डाल देना, उसको क्या कहते हैं? वर्चुअल कम्युनिटी कहते हैं। अब आपको अगर अपने क्लासेस से रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो अलग पर्सनली किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, ग्रुप में डाल दो, सब लोगों का वहां पे रिप्लाई आ जाएगा। तो जिन जिन लोगों का कॉमन इंटरेस्ट है उनको एक कॉमन ग्रुप में डाल देना, ऑनलाइन कॉमन ग्रुप में डाल देना, उसको क्या कह देते हैं? वर्चुअल कम्युनिटी। तो जो ग्रुप वर्चुअल ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? वर्चुअल कम्युनिटी। Virtual community is a community of customers who share a common interest and use the internet to communicate with the each। समझ में आ रही है लाइन? Amazon.com provides website for exchange of information on wide range of subjects related to their portfolio, products and services। Portfolio मतलब अभी आप बेच रहे हो उसे पोर्टफोलियो कह देते हो। बताया था ना, एसएम पढ़ा था, मैं पढ़ाती हूँ ईआईएस, एसएम एंड इको एंड स्टैट्स। तो मेरा पोर्टफोलियो हो गया ईआईएस, एसएम, इको, स्टैट्स। आज एचयूएल कंपनी, आईटीसी कंपनी के पोर्टफोलियो हो गया उसका टोबैको, स्टेशनरी, उसके रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा। पढ़ा था एचयूएल कंपनी का पोर्टफोलियो हो गया उसका साबुन, उसका शैम्पू, उसका सर्फ, उसका एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी बेच रहे हो वो उसका क्या है? पोर्टफोलियो। तो Amazon.com जो है वो एक वेबसाइट, एक फैन पेज, एक सब चीजों का अपना पेज होता है हर वेबसाइट का, तो एक पेज देते हैं जिसपे आप उनके पोर्टफोलियो के बारे में वहां पे उनसे डिस्कस कर सकते हो। Virtual communities benefits from network externalities whereby the more people who join and contribute to the community, the greater the benefit that occur, but without any additional cost to the party। वर्चुअल कम्युनिटी में मतलब नेटवर्क बढ़ाना, जितना ज्यादा नेटवर्क होगा, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा पूरे ग्रुप को, क्योंकि उतनी ज्यादा नॉलेज शेयर करने को एक दूसरे से मिलेगी। पर ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट बेयर करने की जरूरत। वर्चुअल कम्युनिटी क्या होता है? ई मार्केटिंग क्या होगी बच्चों? ई मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो। आपके पास व्हाट्सएप पे कभी मार्केटिंग रिलेटेड मैसेजेस आते हैं, फर्स्ट क्राई का ये सेल चल रहा है, ये ऑफर चल रहा है, मिंत्रा का ये सेल, ये ऑफर चल रहा है, तो आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है। आपके पास ईमेल आता है कभी कि ये सेल चल रही है, ये मेल, ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो जो ये व्हाट्सएप और ईमेल आते हैं रिलेटेड टू द मार्केटिंग, मार्केटिंग से रिलेटेड आपके पास जो भी व्हाट्सएप और ईमेल आते हैं उन्हें क्या कह देते हैं अपन? ई मार्केटिंग कह देते हैं। क्या होती है ई मार्केटिंग? यहां से पढ़ते हैं। ई मार्केटिंग इज अ यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्ट। इंटरनेट की हेल्प से मार्केटिंग करना इसको ई मार्केटिंग। ये लिख लेना, व्हाट्सएप और ईमेल पे जो मार्केटिंग रिलेटेड मैसेजेस आते हैं ये क्या कहते हैं? ई मार्केटिंग कह देते हैं। मार्केटिंग करना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड ई मार्केटिंग। यहाँ पे जो भी वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन होती है ऑल्सो इम्पार्ट कस्टमर्स एंड हेल्प देयर अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन जो है वो प्रोडक्ट्स, राइवल फर्म्स के प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है वो कंपेयर भी कर सकते हो। पहले क्या होता था? पहले क्या होता था बच्चों? सेलर है, ठीक है, के पास बायर आया, बायर बनने का, भैया मुझे फिजिकल शॉप से मुझे ये सामान कितने का दो? कहा, मैडम मैं आपको ये सामान 700 का लगा दूंगा, पर आप मेरे बाकी कस्टमर्स को मत बताना मैं आपको 700 का लगा रहा हूं। आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो इसलिए आपको 700 का लगा रहा हूं। बाकी सबको वो सामान कितने का दे रहा है? 1000। पहले ये बात किसी को पता नहीं रहती थी कि ये सामान उसने मुझे कितने का दिया? 700। पर अब ई मार्केटिंग में क्या हो रहा है? अगर वो सामान मुझे 700 का दे रहा है तो बी को भी पता है और सी को भी पता है। पहले जो बायर और सेलर में रिलेशनशिप होता था, अब इंटरनेट की हेल्प से वो चेंज हो गया। पहले सिर्फ सेलर को और बायर को पता होता था किसने कितने को, कितने में किसको क्या सामान दिया।
अब अगर अमेज़न ने मुझे डिस्काउंट दिया है तो ये आपको भी पता है और ये सबको पता है कि अमेज़न इसको ये डिस्काउंट दे रहा है। अमेज़न ऐसा नहीं होता कि ये प्रिविलेज्ड पर्सन है तो इसको कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देगा, वो किसी को नहीं बताए। ऐसा नहीं होता। तो अब क्या हो रहा है, बायर एंड सेलर की जो रिलेशनशिप थी वो चेंज हो गई, क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन जो है वो सब पार्टीज को पता है। इन्फॉर्मेशन सबको पता है, ना कि सिर्फ एक पार्टी को पता है। समझ में बच्चों, ई मार्केटिंग क्या हो रहा है? नेक्स्ट अपना है ई प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योर करना मतलब परचेज करना, ऑनलाइन खरीदना। आप अपनी आईसीएआई पे जो ऑनलाइन आप लोग अपनी बुक्स को ऑर्डर करते हैं उसे क्या कह देते हैं? ई प्रोक्योरमेंट कह देते हैं। देखो, मैं एक एग्जांपल सिखाती हूँ फिर अपन ये लैंग्वेज पढ़ें। ऑनलाइन खरीदना, सपोज मैंने कोई होटल खोला है, 5 स्टार होटल है। होटल में मेरे पास कितने टोटल 70 रूम। ऑब्वियसली मुझे 70 एसी चाहिए हो सकता। अब मैंने क्या किया, ऑनलाइन डाल दिया कि मुझे 70 एसी चाहिए। ऑनलाइन मेरी रिक्वायरमेंट डाल, और मुझे कितने तक का, मुझे 4 स्टार एसी चाहिए। 70 एसी चाहिए और 4 स्टार एसी चाहिए। अब क्या होंगे, जो बेचने वाले लोग हैं ABC, इन तीनों ने अपनी अपनी रेट्स बताई। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो किसी ने कहा मैं आपको एक एसी 35,000 का दे दूंगा और उसमें मेरी ये वारंटी, ये गारंटी और ये फायदे, ये नुकसान सब लिख कर भेज देगा। बी ने कहा मैं आपको हर एक एसी 40,000 के लगाऊंगा पर आपको ये बेनिफिट्स उसके साथ दे। सी ने कहा मैं आपको हर एक एसी 38,000 के लगाऊंगा और उसमें आपको ये सारे फायदे। अब क्या हुआ, जो पर्सन था जिसको एसी चाहिए था उसने तीनों के तो जो भी क्या बोलेंगे, इनको तीनों की जो डिटेल्स आई उनको पढ़ा, समझा। तो जो सबसे बेस्ट लग रहा था उसको उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। सपोज उसको लग रहा था ये 40 वाला ज्यादा फीजिबल ऑप्शन है, ज्यादा सही ऑप्शन है, ये लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग ऑप्शन है, ये सब टेम्पररी ऑप्शंस हैं जो मुझे वो दे रहा है। तो फिर मैंने देखकर मेरा ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑनलाइन मैंने कुछ खरीदा, क्या कहूंगी मैं? ई प्रोक्योरमेंट। यहीं पे बुक में लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो, पोर्टल पे डाल दो। पोर्टल बुक में लिख लो, पोर्टल पे PORTAL, पोर्टल वेब पोर्टल पे डाल दो हमें इतने एसी चाहिए। वेब पोर्टल पे डाल दो हमें इतने एसी चाहिए, कॉमा कॉमा जो सप्लायर है, जो सप्लायर है वो अपनी रेट डाल देंगे। जो सप्लायर हैं वो अपनी रेट डाल देंगे एंड अकॉर्डिंगली वी ऑर्डर, एंड अकॉर्डिंगली वी ऑर्डर। एग्जाम्पल को ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई, एग्जाम्पल लिखना नहीं आना ई प्रोक्योरमेंट का, पर इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखकर अगर हम कंटेंट पढ़ेंगे तो हमें पूरा कंटेंट समझ। क्या हुआ, मैंने ऑनलाइन डाला मुझे इतने एसी चाहिए, सप्लायर्स ने अपनी रेट्स बताई, अपने बेनिफिट्स बताए, ने सब कुछ बताया जो भी वो दे सकते हैं सर्विसेज। अकॉर्डिंग जो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है मैंने उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया। यही किया मैंने। अब इस चीज को दिमाग में रखकर अपन इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं ई प्रोक्योरमेंट का। ई प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योर मतलब खरीदना, ऑनलाइन खरीदना इज मैनेजमेंट ऑफ ऑल द प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। जो भी आप खरीद रहे हो वो ऑनलाइन खरीद रहे हो। बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन ई प्रोक्योरमेंट सीक्स एफिशिएंसी इन एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन सप्लायर्स। सबसे पहले मैं देखती हूँ कौन कौन सप्लायर्स है, ABC। अवेलेबिलिटी, किसके पास कितने एसी अभी अवेलेबल है और कितने टाइम में वो मुझे अवेलेबल करवा देगा। किसकी कितनी प्राइस है, किसकी क्या क्वालिटी है, किसको डिलीवर करने में कितना टाइम लगेगा, एज वेल एज कॉस्ट सेविंग्स बाय कोलैबोरेटिंग विद पार्टनर्स टू
cool their buying power and secure best value. कई बार क्या होता है, मैंने कहा अगर आप 70 एसी खरीदते हो तो हर एसी आपको 40,000 का लगेगा, जो सुपर बेस्ट एसी। अगर आप मेरे से 100 एसी खरीदते हो तो हर एसी अब मैं आपको कितने का लगा दूंगा, 38,000। तो कई बार मैंने मेरे फ्रेंड से बात की, उसकी भी अभी नया नया होटल बना था, तो मैंने कहा भाई अपन दोनों मिलकर एसी खरीद लेते हैं, 70 मैं रख लूंगा, 30 तू रख लेना। तो कोलैबोरेट कर कर आपने बल्क में ऑर्डर किया ताकि आपको कॉस्ट सेव हो सके, आपको बेनिफिट्स मिल सके। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपन को मिल सकती है। तो अपन को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली, इंफॉर्मेशन ऑन सप्लायर्स, कौन बेचने वाले लोग हैं, उनके पास कितनी अवेलेबिलिटी है, वो किस प्राइस पे लगाएंगे, क्या क्वालिटी का सामान देंगे, उनको डिलीवर करने में कितना टाइम लगेगा, और मेरे कॉस्ट सेविंग हो सकती है कि अगर मैंने मेरे पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट कर लिया तो क्या मुझे बेस्ट वैल्यू, बेस्ट डील्स मुझे मिल सकती हैं, हाँ या ना। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट्स पे मिलती है। E-procurement intermediaries specialize in providing up-to-date and real-time information on all the aspects of the supply of material to the business. यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो अपडेट और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी, कभी भी गलत और पुरानी इंफॉर्मेशन आपको नहीं। तो यहाँ किन किन चीजों से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिली, सप्लायर्स, अवेलेबिलिटी, प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी टाइम, प्लस अगर मैं कोलैबोरेट करती हूँ तो मेरी कितनी कॉस्ट बचेगी, मैं बेस्ट वैल्यू, बेस्ट डील को ले सकती हूँ या नहीं ले सकती। और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए है वो अप टू डेट एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल आ रहा है बच्चों समझ में। लास्ट है आपका दैट इज ई डिस्ट्रीब्यूशन, ऑनलाइन कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना। वैसे तो मैं आपको नोट्स थ्रू पीडीएफ प्रोवाइड करवाती हूँ, कोई नोट्स है वो फिजिकल की जगह मैंने आपको पीडीएफ दे दिया, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वो नोट्स, तो उसे क्या कहते हैं, ई डिस्ट्रीब्यूशन। लैंग्वेज से पढ़ते हैं ई डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। E-distributor is a company that supplies product and service directly to the individual business, जहाँ सप्लाई किया जाता है प्रोडक्ट। The distribution model helps distributors to achieve efficiency savings by managing large volume of customer। उनकी सेविंग्स, एफिशिएंसी सेविंग्स मतलब बहुत सारा वो एफिशिएंट, ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा हैं, ऑर्डर्स ऑटोमेटिक हो गए हैं, कम्युनिकेटिंग विद द पार्टनर्स, फैसिलिटेटिंग वैल्यू एडिंग सर्विसेज जैसे कि ऑर्डर ट्रैकिंग टू ईच पॉइंट इन द सप्लाई चेन। आजकल हर सामान, हर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज मिल रही है। आप डिलीवरी को ट्रैक कर सकते हो, सामान कहाँ तक पहुंचा, कब पहुंचेगा, कितने दिन और लगेंगी, सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हो। तो इससे उनकी एफिशिएंसी, काम करने की जो क्षमता है वो इंक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास कस्टमर ज्यादा, आजकल सारा काम ऑटोमेटिक होने लग गया। यहाँ पे आप पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेट भी ऑनलाइन कर सकते हो और वैल्यू एडेड सर्विसेज भी आपको मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, छोड़ दो इसका एग्जाम्पल छोड़, तो बच्चों अपन ने कौन से ई मार्केट्स पढ़ लिए, पहला पढ़ा ई पोर्टल, वर्चुअल कंपनी, ई मार्केटिंग, समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया। अब अपन पढ़ेंगे बिजनेस मॉडल, ये तो अपन ने ई मार्केट्स पढ़े हैं, अब अपन पढ़ेंगे कुछ बिजनेस मॉडल लाइक B2C, सब जानते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा है। कंटेंट में बच्चों आप लोगों को ऑलरेडी बिजनेस मॉडल्स आते हैं बच्चे, B2B, B2C, C2C, B2C क्या होगा, मतलब ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस टू अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से जो ट्रांजेक्शन एक बिजनेस से कंज्यूमर के साथ, या तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से ट्रांजेक्शन, या मैंने मेरी दुकान की ऑनलाइन वेबसाइट खोल दी, तो वो भी किस में आएगा, B2C में आएगा। या तो आप डायरेक्टली सेलर से खरीद रहे हो या किसी थर्ड पार्टी से खरीद रहे हो, तो वो सब किसके अंदर आ जाएगा, आपका B2C के अंदर आ जाएगा। डायरेक्ट सेलर्स भी है यहाँ के अंदर,
इंटरमीडियरीज भी हैं इसके अंदर, जैसे कि अमेजोन, और कम्युनिटीज भी होती हैं बी टू सी। बी टू बी क्या होता है बच्चों? क्या होता है? एक बिजनेस अपना सामान दूसरे बिजनेस को बेच रहा है, उसे बी टू बी कह देते हैं। मतलब एक मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने उसे खरीदा, फिर रिटेलर को, और फिर फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचा। या फिर अपन एग्जांपल ले सकते हैं, एक आपकी फुटवेयर की फैक्ट्री है, ठीक है, उनको कार्टून्स चाहिए पैक करने के लिए, फुटवेयर को पैक करने के लिए। तो फुटवेयर की फैक्ट्री कार्टून वाली फैक्ट्री से जब ट्रांजैक्शन करेगी ऑनलाइन, तो उस ट्रांजैक्शन को क्या कह देंगे, उस मॉडल को क्या कह देंगे? बी टू बी मॉडल कह। आ रहा है समझ में? बी टू बी समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है आपका बी टू बी, बी टू सी। ये तो आपको सबको आता है। क्या होता है बच्चों? क्या होता है ये? कॉम। एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को कुछ बेच रहा है। यहाँ आप नहीं जानते आप किसको बेच रहे हैं, आप किससे खरीद रहे हैं। अनट्रस्टेड पार्टी से ट्रांजेक्शन जो होता है उसे क्या कह देते हैं? C2C OLX.com। नेक्स्ट क्या है बच्चों? C2 क्या होगा? कंज्यूमर टू बिजनेस। यहाँ क्या होता है देखो, कंज्यूमर ने कहा तो 70 एसी चाहिए थे, उसने कहा मुझे 40,000 तक वाले एसी चाहिए, उसने अपनी प्राइस बता दी। अब जो जो लोग इस प्राइस पे उसको सर्विसेज या प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, वो उसको जाकर अप्रोच करेंगे और बताएंगे हम इस प्राइस पे ये फैसिलिटीज आपको दे सकते हैं। कंज्यूमर को जो अच्छा लगेगा वो उससे वो सामान खरीद ले। कंज्यूमर ने कह दिया मुझे इतने रुपए तक का ये सामान चाहिए, अब जितने लोग उतने रुपए तक का वो सामान देने के लिए तैयार हैं, वो सप्लायर्स उसको जाकर क्या करते हैं? अप्रोच कर लेते हैं। कंज्यूमर ने अपना बजट बता दिया और उस बजट के अंदर रहते हुए सप्लायर उसको जाकर अप्रोच कर सकते। आया समझ में? सी टू बी, कंज्यूमर टू। नेक्स्ट है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। बच्चों क्या होगा? टैक्स। तो आप इनकम टैक्स भरते हो, अगर आप ऑनलाइन टैक्स भर रहे हो तो ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंज्यूमर टू द गवर्नमेंट, ट्रांजेक्शन बिटवीन कंज्यूमर टू द गवर्नमेंट जो आप इनकम टैक्स भरते हो। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, G2C क्या होता है? तो आपको सब्सिडीज मिलती हैं, टैक्स रिफंड्स मिलते हैं, वो सब किस पे मिलेंगे आपको? G2B वाले, G2C वाले बिजनेस मॉडल्स में। यहाँ कंज्यूमर को कुछ भी पूछना है गवर्नमेंट से, डायरेक्टली वहां जाकर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्या है? B2, ये क्या है बच्चों? B2G मॉडल। यहाँ पे क्या होता है? गवर्नमेंट टू ट्रेड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कि टैक्स, बिजनेस पे टैक्स, फाइल रिपोर्ट, सेल्स एक्सेट्रा। गवर्नमेंट को बिजनेस से कुछ भी खरीदना है, बेचना है, तो वो किसके अंदर आएगा? बिजनेस टू गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट को कुछ खरीद रहे हो, गवर्नमेंट से कुछ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो वो किस में आएगा? D2G के अंदर आ जाएगा। ये सारे बिजनेस मॉडल्स हैं। हमें ई मार्केट पूछा जाए तो वो लिखकर आने ई शॉप्स और ये सब। बिजनेस मॉडल पूछे जाए तो कौन से थे? B2B, सबसे पहले B2C, फिर था B2E, फिर C2B, फिर C2B, फिर C2G, कंज्यूमर, फिर बिजनेस टू बिजनेस, फिर कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू कुछ रह गया? गवर्नमेंट टू। ये पढ़ लेना, सुनो, सुन लो, मैंने ये
बिजनेस मॉडल ऊपर-ऊपर से पढ़ा दिए। अब आप लोग कल रीड करोगे तो ऐसा मत बोलना मैडम समझ में नहीं आया, इसमें कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि समझ में नहीं आए। आप फिर भी आएगा समझ। ये पढ़ना, ये लर्न करना, कल मैं ये सुनूंगी जितना भी मैंने आज पढ़ाया है, फिर कल अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे। और जो मैंने बोला है ई मॉल का वो लिख के ले आना अपनी बुक में से यहाँ पे पेस्ट कर दे। ठीक है, कल से अपन टेक्नोलॉजीज स्टार्ट करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट